डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जो आज आपका विज्ञान का पेपर हुआ है, जिसका पेपर कोड है 823 EN के संपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रश्न हल करके बताऊंगा और जो वैकल्पिक क्वेश्चन है उसको भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तब आप लोगों को याद होगा, जब भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है तो जो वस्तु हमारा होता है वह दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो जो न्यूनतम विचलन होता है वह लाल रंग का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, तो जो अवतल लेंस होता है वह निकट दृष्टि दोष के निवारण में प्रयोग किया जाता है, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। पुतली पुतली जो है वह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, तो विद्युत शक्ति को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद पी बराबर हमारा होता है आई स्क्वायर आर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए में दिया है शून्य होता है, बी में दिया है सभी बिंदुओं पर समान होता है, और इसका यही ऑप्शन सही है कि जो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है वह सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट आपूर्ति की आवृत्ति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 50 हर्ट्ज। और उसके बाद उपखंड ख में हमारा है आर्सेनिक तत्व है, तब आप लोगों को पता होगा जो आर्सेनिक है वह एक उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रोपेन है, तो प्रोपेन तो हम लोग जानते हैं जब 3 कार्बन होता है उसी को हम कहते हैं प्रोपेन। अब देख रहे हैं जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसी में हमारा 3 कार्बन दिख रहा है, तो यह हमारा जाएगा प्रोपेन। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, और यह जो क्वेश्चन है यह तो आपके टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम दिया गया है। तो यह जो है यह हमारा एक विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिने ओर बढ़ने पर, यानी कि अगर हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, कह रहा है परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति यानी कि धात्विकता क्या होता है, घटता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुलेमन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए, यानी कि यह कॉलम ए है और यह हमारा कॉलम बी है, इन दोनों का हमको क्या करना है, मिलान करना है। सबसे पहला दिया गया एसिटिक एसिड, तो जो एसिटिक एसिड होता है इसका निर्माण हम क्या करते हैं, सिरके बनाने में, यानी कि पहले का हमारा तीसरा हो गया। उसके बाद दिया एथेनॉल, तो एथेनॉल का जो प्रयोग होता है वह स्प्रिट बनाने में होता है, यानी कि इसका हमारा बी वाले का दूसरे पे चला जाएगा। उसके बाद दिया गया कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का उपयोग हम साबुन के निर्माण में करते हैं। अगला दिया गया अपमार्जक, तो आप सभी लोग जानते हैं अपमार्जक यानी कि सर्फ से क्या किया जाता है, कपड़ों की सफाई की जाती है, यानी कि इसका जो हमारा 12 का ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान आपका कितना होता है, 7 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है, तो हमको बताना कि इसमें क्या संश्लेषित यानी कि क्या अवशोषित नहीं किया जाता है। तब तो ऑक्सीजन तो होता ही होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है, लेकिन ग्लूकोज का संश्लेषण नहीं होता है। पेड़ पौधे भोजन बनाने के दौरान ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद 15 में कह रहा है पित्त रस का संश्लेषण होता है, तो यह क्वेश्चन मैंने तो अभी आपको कल ही एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, और आ भी गया। तो जो पित्त रस का संश्लेषण होता है वह कहाँ पे होता है, यकृत यानी कि लीवर में। नंबर 16 कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक या फिर चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। अगला कह रहा है पुनरुद्भवन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रायोफिलम या फिर अजूबा में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है डार्विन प्रसिद्ध है, यानी कि हमको बताना डार्विन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। क्यों, क्योंकि डार्विन ने ही बताया था जो प्रकृति है वह हमेशा श्रेष्ठतम को चुनती है। इसके जो इसका हिंदी का ऑप्शन दिया गया होगा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, इंग्लिश वाले में साफ साफ लिखा गया नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी,
तो जो डार्विन है उन्होंने यही सिद्धांत दिया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे यह जो है इसको एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेंगे। उसके बाद दे रखा है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डेनमार्क। डेनमार्क को ही पवनों का देश कहा जाता है। और यह जो क्वेश्चन है आपके बुक में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यह क्वेश्चन जो है मैंने अपने क्लास में आप लोगों को बताया था, या फिर जो भी बच्चे मेरे स्कूल में या फिर मेरे कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क को ही पवनों का देश कहा जाता है। इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका जो आगे का क्वेश्चन दिया गया है। आगे जो दिया गया है खंड ब में उपखंड का पहला करा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो आर का मान हमारा कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। जब आर का मान 40 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी का हमारा फार्मूला क्या होता है, r/2। और आर की जगह हम कितना रखेंगे, 40/2। और 40/2 का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कहा गया कि यह हमारा एक अवतल दर्पण है। तो जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी कि यह का मान हमको मिल गया -20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि यह हमारा वस्तु की दूरी दिया है दर्पण से। तो जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है इसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर हमारा कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। और आप लोगों को ध्यान होगा कि जो u का मान होता है यह हमेशा और हमेशा किस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। तो यानी कि u का मान हमारा हो गया -15 सेंटीमीटर। तब हमसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब हमारा क्या कर रहा है, v का मान हमसे पूछा जा रहा है कि v का मान कितना आएगा। ठीक, तो v का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसका यूज करेंगे। जब इस फार्मूले के द्वारा आप लोग v का मान ज्ञात करेंगे तो v का मान आपको मिलेगा 60 सेंटीमीटर। आप लोग इसको लगा के चेक कर लेंगे इस फार्मूले पे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे, मैं इस क्वेश्चन का पूरा हल डाल दूंगा दोबारा से। ठीक, लेकिन इसमें v का मान हमारा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 करा इसका किरण आरेख बना, यानी कि हमको इसका किरण आरेख भी बना लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस के सामने एफ यानी कि उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य रखी गई है। अभी हमारा जो वस्तु होता है तो लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी जाती है। तो जो हमारा वस्तु होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। यह सबसे लास्ट वाला कंडीशन है। मैंने आप लोगों को क्लास में कई बार बताया था कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जाएगा, और यह पूछा भी गया। ठीक, इसको क्या करना था, इसको आप लोगों को बना लेना था। तो उसका फिगर कुछ यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है वस्तु फोकस एफ और 2f के बीच रखी जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जा रहा है नीचे दिए गए चित्र में 10, 40, 30, 20, 60 ओम के 5 प्रतिरोधक एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए गए अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए परिपथ में कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध। दूसरा हमको परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि यह हमारा जो प्रतिरोध है 1, 2, 3, 4, 5 प्रतिरोध है। इन पांचों प्रतिरोध को हम R1, R2, R3, R4, R5 मान लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा जो भी बच्चे का यह पेपर है उसने गोल दिया है। मैं इंग्लिश वाले पार्ट में आपको दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका इंग्लिश वाला पार्ट इसमें एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे जो प्रतिरोध है और यहाँ पे जो प्रतिरोध है यह दोनों हमारे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोधों को हटा के एक नया प्रतिरोध लगाएंगे। इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 3 प्रतिरोध है। तो इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक प्रतिरोध लगाएंगे, देखेंगे यह कितना आ रहा है। तो उसके बाद देखेंगे यह वाला प्रतिरोध और यह वाला प्रतिरोध दोनों हमारा किस क्रम में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। और फिर श्रेणी क्रम संयोजन का हमको फार्मूला पता ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन दोनों प्रतिरोधों को हटाएंगे तो हमारा कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा। जो पहला प्रतिरोध है इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, दूसरे प्रतिरोध को R2, तीसरे प्रतिरोध को R3 और चौथे को R4 और पांचवें को R5। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं कि इन दोनों का हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा कितना। तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारा R डैश आएगा। तो 1/R डैश बराबर हमारा हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R डैश बराबर 1/R1। R1 का मान हमारा कितना है 10 ओम प्लस 1/R2, इसका मान हमारा दिया गया 40 ओम, यानी कि 1/R डैश बराबर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमको 40 आ जाएगा। अब 10 चौक 40 यानी कि 4 प्लस 40 का नाम 40 यानी कि 1 हमको मिल जाएगा 1/R डैश बराबर 4 और कितना हो जाएगा 5/40। अब 5 का नाम 5, 5 अठे 40 यानी कि 1/R
आर डैश बराबर हमको मिल गया 1/8। और जब इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको आर डैश बराबर कितना मिल जाएगा, 8 ओम। ठीक, यानी कि यह जो दोनों हमारा प्रतिरोध दिख रहा है, इन दोनों को हटाना चाहेंगे तो इन दोनों को हटा के हम कितने ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, 8 ओम का। यानी कि अब इसका और इसका, इन दोनों का हमको कोई काम नहीं है। उसी तरह सब इन तीनों का निकालते हैं तो इसको हम मान लेते हैं हमारा आर डबल डैश आएगा। तो 1/r डबल डैश बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक, अब 1/r डबल डैश बराबर 1/R3, इसका मान हमारा 30 ओम है, प्लस 1/R4 इसका मान 20 ओम है, प्लस 1/R5 इसका मान हमारा 60 ओम है। यानी कि 1/r डबल डैश बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30, 20 और 60, इसका हम लॉसा लेंगे तो हमको मिल जाएगा 60। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, प्लस 20 तियाई 60, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 60 एकनम 60, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि 1/r डबल डैश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5 6/60। अभी हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 एकनम 6, 6 दाई में 60। यानी कि हमको मिल गया 1/r डबल डैश बराबर 1/10। अब इन दोनों का हम तिर्यक गुणा करेंगे, और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको आर डबल डैश बराबर कितना मिल जाएगा, 10 ओम। यानी कि अगर इन तीनों को हटा के हम एक प्रतिरोध जोड़ना चाहते हैं तो हम कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे, 10 ओम का। अब देख रहे हैं जो हमारा 8 ओम का प्रतिरोध है और 10 ओम का प्रतिरोध है, यह दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह हमारा हो जाएगा आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश, क्योंकि उसमें सीधे जोड़ देते हैं। यानी कि आर बराबर आर डैश, इसका मान हमारा कितना आ गया, 8 ओम, प्लस आर डबल डैश इसका मान 10 ओम। यानी कि आर बराबर निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 ओम। यानी कि इसका जो टोटल हमारा रजिस्टेंस आ गया, टोटल रजिस्टेंस हमारा कितने ओम का है, 18 ओम का। ठीक, एक आंसर हमारा यह हो गया। दूसरा हमारा कह रहा है टोटल करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि इसमें कितना विद्युत धारा हमारा प्रवाहित होगा, इसका मान निकालेंगे। तो विद्युत धारा निकालने के लिए हम इसमें ओम का नियम लगा देते हैं। ओम का नियम हमारा होता है V बराबर I इंटू आर, और यहाँ पे V का मान हमको पता है, कितना पता है, 12 वोल्ट। तो 12 बराबर I, इसी का मान पता करना है, गुणे आर। आर का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 18। अब यहाँ से जब हम I बराबर निकालेंगे, यह जो गुणा में है हमारा कहाँ चला जाएगा, भाग में, हमारा जाएगा 12/18। अब देख रहे हैं हमारे 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। यानी कि I बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 2/3। अब इसको हम भाग दे देंगे, जब इसको भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 0.666, ये हमारा मिलता जाएगा क्योंकि ये हमारा कैंसिल होगा ना। यानी कि ठीक, ये हमारा विद्युत धारा का मात्रक हो गया, ये हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि एक आंसर इसका 18 ओम आ जाएगा और दूसरा आंसर इसका कितना जाएगा, 0.67 एम्पियर। इस तरह से इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इलेक्ट्रिक करंट पता कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं खंड ख। खंड ख में दिया गया है निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहले दिया गया था नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन आप लोग सुने नहीं होंगे, लेकिन इसका जो दूसरा नाम होता है, IUPAC नाम होता है, वह हमारा होता है 2,2 डाईमेथाइल प्रोपेन। ठीक, और डाईमेथाइल प्रोपेन का जब आप लोग संरचना बनाएंगे तो इसका जो संरचना होगा वह कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। ठीक, ये हमारा हो गया नियोपेंटेन का। और उसके बाद हमारा दिया है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम है वह है 2-ब्यूटेनॉल। और 2-ब्यूटेनॉल की संरचना एकदम आसानी से आप लोग बना लेंगे। यह हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अभी हमारा जो OH आएगा वो किस नंबर पे आ गया, द्वितीयक। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, OH जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, उसके बाद हमारा दिया गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे एसिटिक एसिड आया है। तो एसिटिक यानी कि इसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, तो हम लोग 2 कार्बन लगा देंगे। अब हमारा आया है एसिटिक एसिड, तो इसका हमारा क्रियात्मक समूह क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O, यानी कि हमारा होता है COOH, और COOH की संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। और आगे लिखा गया ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो का मतलब क्लोरीन हमारा कितनी बार आया, 3 बार। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार, ये हमारा हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, उसके बाद हमारा लिखा गया है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन हमारा क्या होता है, जो आपका एथाइल होता है। एथाइल का हमारा सूत्र क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, इसी को हम कहते हैं एसिटिलीन या फिर एथाइल। तो इसकी संरचना हमारी ऐसे बन जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, तो आप लोगों को पता है। उसके बाद कह रहा है इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं तथा निष्क्रिय या फिर अक्रिय तत्वों को किन वर्गों में रखा गया है। तो जो अक्रिय तत्व हैं इनको कहाँ पे रखा गया है, शून्य समूह में। आप लोग इसको शून्य समूह कहेंगे या फिर जो 18वां आपका वर्ग है उसमें रखा गया है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षारीय धातुओं को किस वर्ग में रखा गया था। यह मैंने आप लोगों को बताया है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद क्या कर रहा क्या होता है जब
केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि हमको केवल रासायनिक समीकरण लिखा गया है। सबसे पहला चीज दिया गया है, चूने के पानी में देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं चूने का पानी हमारा होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना है। तो जब भी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। अब प्लस का उसके बाद हमको प्राप्त होता है H2O, और इसको आप लोग देख लेंगे संतुलित है कि नहीं। अगर नहीं संतुलित है इसको संतुलित आप लोग कर लेंगे। उसके बाद कह शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से क्रिया कराई जाती है। तो आप लोग जानते हैं यह हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस प्लस इस पे क्या करना है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है। तो जब इस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाएगा तो हमको प्राप्त होगा CaOCl2, यह आपका विरंजक चूर्ण हो गया। अब प्लस का हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O। उसके बाद हमारा कह रहा है जिप्सम को गर्म किया जाता है। तो जो जिप्सम है इसका फार्मूला आप लोगों को याद होगा क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये हमारे जिप्सम का फार्मूला हो गया। अब इसको हमको गर्म करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जिप्सम हमारा होता है यह किस में बदल जाता है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लस का 1/1/2 अणु जो जल होता है वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारा कह रहा है सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो सोडियम धातु, सोडियम का हमारा फार्मूला क्या होता है, सॉरी प्रतीक क्या होता है, Na। तो हमारा हो गया Na प्लस जल का फार्मूला H2O, इसकी क्रिया कराई जाएगी। तो सोडियम का क्रिया जब H2O से कराई जाएगी तो हमको प्राप्त हो जाएगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस का क्या, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, और जो भी इसमें से संतुलित नहीं होगा आप लोग संतुलित कर लेंगे। उसके बाद हमारा लिखा गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हमको किस पे लिखना है, भर्जन पे लिखना है। तो भर्जन हमारा क्या होता है, जब सल्फाइड अयस्क को, यानी कि भर्जन वह क्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके उसे अपने ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या करते हैं, भर्जन कहते हैं। उसके बाद लिखना उभय अपघटन, अपघटन का मतलब होता है वियोजन, आपको वियोजन लिख देना था। उसके बाद लिखना है संक्षारण। तो संक्षारण आप लोग को पता ही है क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब भी कोई धातु नम वायु की संपर्क में आता है तो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और उसके बाद हमारा उपखंड ग में बायोलॉजी से दिया गया है। तो जो बायोलॉजी से है यह सब तो आपको लिखने ही वाला है, तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। इसमें सब क्वेश्चन आप लोग किए ही होंगे। इस तरह से आप लोग का यह पूरा क्वेश्चन कवर हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वह सामाजिक विज्ञान का जो आपका मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है उससे बनाऊंगा। तो आप लोग जल्दी से, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।